नमस्कार, स्काई एजुकेयर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एसके कटारिया। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर MP भूरिया सर। सर, आपका स्वागत है स्काई एजुकेयर में। तो पिछले 2 दशकों से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आप एक अनुभवी परीक्षा काउंसलर हैं और वर्तमान में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सीकर में प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत हैं। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से बात करेंगे कि वो शेष बचे हुए लगभग 80 दिन आपके बचे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जून में होना संभावित है। तो इन बचे हुए दिनों में वो अपनी तैयारी को कैसे सुधार सकते हैं और सफलता की ओर अपना कदम कैसे आगे सुदृढ़ता से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम परीक्षा के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे और भूरिया सर के अनुभवों से जानेंगे कि इनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। यह पॉडकास्ट विशेष रूप से RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अधिक मददगार रहेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होते हैं और भूरिया सर के अनुभवों को जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से, और हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो बचा हुआ समय है इसमें स्टूडेंट्स को कैसा फोकस करना चाहिए, अपने सिलेबस पे या अपनी तैयारी पे। जी, आइए सर। देखिए, एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में हर विद्यार्थी बहुत बड़ी दुविधा में होता है और हर कंपटीटर जो है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसकी पढ़ाई का तरीका भी यूनिक होता है। कहने का मतलब है कि कोई कंपटीटर अपनी तैयारी के मामले में 100% एक दूसरे से मैच नहीं करता है। फिर भी सभी कंपटीटर्स के लिए कुछ बातें कॉमन होती हैं जिनको हम यहाँ शेयर कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स को मैं मेरे पिछले लंबे अनुभव के आधार पर जो है कुछ गाइडेंस दे सकता हूँ। तो यहाँ आज के इस सत्र में अपन मुख्यतः उन बातों पर फोकस करेंगे जो सभी परीक्षार्थियों के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी फेस करने को मिलती है। इस कड़ी में हम प्रॉब्लम्स को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कि एग्ज़ाम के दिन जब नज़दीक आते हैं, महीना 1.5 महीना, जैसे अभी आप प्रथम श्रेणी स्कूल शिक्षक की बात कर रहे हो तो उसके लगभग 80 डेज आप रिमेनिंग बता रहे हो। तो एग्ज़ाम के नज़दीकी दिनों में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लंबी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले उनका डिप्रेशन जो है वो काफ़ी अप हो जाता है। और तीसरी टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स में, बेसिकली 2-5% स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम फोबिया पाया जाता है। तो वो स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में जाके भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जबकि उनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ इन तीनों बातों के ऊपर जो है वो मंथन करना एक सच्चे प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन तीनों बातों को अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनका एक सिलेबस का आउटलाइनिंग आपको उस संस्था की ओर से प्रपोज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि उसका मार्किंग वेटेज जो है हार्ड एंड फास्ट फॉलो किया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। सिलेबस जो है वो आपके लिए एक आउटलाइनिंग है, हाँ, उससे बाहर जाकर आपसे सवाल नहीं पूछे जा सकते। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि इस यूनिट में सिलेबस बहुत लंबा है तो यहाँ से सवाल मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार बहुत छोटी सी यूनिट से भी 4-5 सवाल रेगुलर दे दिए जाते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देखते हैं कि किसी टेक्स्ट बुक के 1 पेज से ही 15-15, 16-16 सवाल भी हमने देखे हैं। तो आप पहली बात तो सिलेबस को आउटलाइनिंग मानते हुए चलें। दूसरी बात है, देखिए, एक मेजर जो पार्ट होता है एग्ज़ाम का और जो एग्ज़ाम को बड़ी इजी से चेस करने वाले होते हैं वो करंट अफेयर्स को फोकस करते हैं। तो करंट अफेयर्स को हम कैसे तैयार करें या करंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? तो देखो, बेसिकली 80% करंट अफेयर्स उन्हीं यूनिट से पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में पहले से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये जैसे कटारिया जी सर ने आपको बताया कि सिलेबस को अपन सरसरी तौर से देखेंगे तो ये सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको हर एक चैप्टर को या हर एक चैप्टर में उस गुंजाइश को ढूंढना है जो करंट अफेयर के खाते से आपको कोई सवाल दे सकता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये हिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने है फर्स्ट पेपर के लिए। तो हिस्ट्री के इस सिलेबस में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ बेसिकली एग्जाम की नेचर में ये देखा जाता है कि
राजस्थान की जो सबसे पहले अपन देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त एंड मुगल पीरियड, ये स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में एक स्पेसिफाइड टॉपिक है। तो इसके लिए इंडियन हिस्ट्री को आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस टॉपिक को आप देखोगे तो जैसे कुछ गाइड्स होती हैं उनमें गुप्त और मुगल काल को कंप्लीटली लिख दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पूरे को नहीं देखना है। देखिए इस हेडिंग में आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आपको साहित्य के बारे में पढ़ना है, कला के बारे में पढ़ना है और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको मुगल और गुप्त काल से संबंधित किसी भी बात को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार गाइड में या किताब में राइटर जो है उसके पेज और एमआरपी बढ़ाने के चक्कर में, उसकी लेंथ बढ़ाने के चक्कर में पूरा मटेरियल उससे संबंधित कट पेस्ट करके डाल देता है। तो यहाँ ये 3 हेडिंग से आपको गुप्त और मुगल काल में पढ़नी है। फिर दूसरा जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, इसके बारे में जो सिलेबस दिया हुआ है, हालांकि बेसिकली आपको सुपरफिशियल नेशनल मूवमेंट को पूरे को देखना है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कुछ जो लीजेंड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सोशल एंड रिलीजियस रेनेसा, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। ये देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जैसे आरएस और फर्स्ट ग्रेड जैसी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें कथन बेस कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ इन लेजेंड्स को जब पढ़ते हो तो उनके बारे में आप सिर्फ हिस्टोरिकल कंटेंट के ऊपर निर्भर न करें। कई बार ऐसा होता है कि इनसे जुड़ी हुई कई संस्थाएं आज भी जिंदा है, इनसे रिलेटेड कुछ इश्यू आज भी चर्चित हैं, या इनमें से किसी लेजेंड के ऊपर कोई पॉपुलर किताब छपी है रिसेंटली। तो 4 कथन आपको सवाल में दिए हुए होते हैं, उनमें से 3 कथन क्या करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट से दे देते हैं जो अपने को हिस्ट्री की हर किताब में मिल जाते हैं। लेकिन जो चौथा कथन आपको दिया जाएगा वो करंट अफेयर को बेस बनाकर दिया जाएगा। तो यदि उस करंट अफेयर वाली लाइन को आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो ऐसे सवाल का गलत होना लगभग गुंजाइश रखता है, क्योंकि हम हिस्ट्री की सारे कंटेंट को दिमाग में रखते हैं कि इनके अलावा हमने कोई बात पढ़ी नहीं, इतिहास की बात है तो लेटेस्ट किसी बात से इसका वास्ता नहीं हो सकता। तो इन सारे लीजेंड्स को आप करंट अफेयर के लिहाज से देखेंगे। उसके बाद में देखिए नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बी.आर. अम्बेडकर, ये टॉपिक है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले ये हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप फोकस करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर फोकस करेंगे तो जैसे इस लेजेंड को आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले दिया हुआ है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को बेसिकली नेशनल मूवमेंट के रेफरेंस में तो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को आपको फोकस करना है। गांधी को कंप्लीट तो हम कभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन नेशनल मूवमेंट के रेफरेंस में गांधी को पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू जो है इसको हम इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन पॉलिटी में किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप भारत की फॉरेन पॉलिसी से जोड़कर देखें, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है जवाहरलाल नेहरू का वो विदेश नीति में है। भारत के आज़ाद होने से पहले 20वीं सदी के तीसरे दशक में जब इन लीजेंड्स में से जो फ्रीडम स्ट्रगल से करीबी से जुड़े हुए थे उनकी चिंताएं देश को आज़ाद कराने की थी, और उसी समय हम जवाहरलाल नेहरू की चिंताओं में पढ़ते हैं कि आज़ाद होने के बाद भारत का विश्व पटल पर क्या स्वरूप होगा, उसकी चिंताएं इन्हें सता रही थी। तो विदेश नीति पर उन्होंने अपना काम जो है वो 1930 के आसपास कर दिया था। तो गांधी को नेशनल मूवमेंट के रेफरेंस में देखें, नेहरू को विदेश नीति के रेफरेंस में देखें। इसके अलावा जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देखते हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है अपने देश में अंग्रेजों के लास्ट टाइम में लगभग 596 रियासतों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो उनको एक एकीकृत भारत कैसे बनाना था, इसलिए हम इनको पटेल जी को पढ़ते हैं तो भारत के एकीकरण के संबंध में पढ़ते हैं। जैसे हम जर्मनी का एकीकरण जो है वो विश्व इतिहास में काफ़ी पॉपुलर है, और जर्मनी का एकीकरण जो है वो बिस्मार्क ने किया था, और भारत का बिस्मार्क हम किसको कहते हैं, पटेल को। तो जब भी आप पटेल को पढ़ते हो तो इसको भारत के एकीकरण के रेफरेंस में पढ़ेंगे। ऐसे ही मौलाना आज़ाद जो है इनकी भी कुछ वैसे पर्टिकुलर किसी चैप्टर के साथ इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इनसे संबंधित लिमिटेड फैक्ट आप देख सकते हो। बी.आर. अम्बेडकर ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाली जो प्रारूपी समिति थे उसके चेयरपर्सन थे। तो यहाँ
अभी जो भारत का जो संविधान है अपना, उस संविधान की फ्रेमिंग में अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर को जब भी आप पढ़ेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन किस में, भारत के संविधान के निर्माण में, उसको लेकर ही एग्जाम में फोकस किया जाता है। फिर इसके बाद में आगे जो टॉपिक है अपने पास, देखिए एंसेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें आपके सामने क्लैरिफाई की हुई हेडिंग्स हैं, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और बैराट। ये देखिए, आप जब राजस्थान के जो एंसेंट सिविलाइजेशन से संबंधित साइट्स हैं, उनमें आपको 50 साइट्स मिल जाएंगी, लेकिन आपके सिलेबस में बिल्कुल ब्रीफ में या लिमिटेड किया गया इन 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, आप 5वीं सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात वही है कि हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ, जैसे अखबार में पढ़ते हैं कि इस सभ्यता से जुड़ा हुआ एक नया अवशेष XYZ स्थान पर मिला, तो ऐसी न्यूज़पेपर की जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उन नई खबरों के अभाव में यहाँ सभ्यताओं के ऊपर भी अपना जो टॉपिक हमने तैयार किया है वो अधूरा ही रहेगा। तो यहाँ ये जो सिविलाइजेशन का चैप्टर है, उसमें आप अगर नया कोई अवशेष कहीं पाया जाता है, न्यूज़पेपर्स में बार बार आता रहता है, तो ऐसी घटना को इस हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ नोट करके रखें। फिर इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो हिस्ट्री है राजस्थान की, उसमें हालांकि आपको देखो इस चीज़ को पढ़ोगे कैसे, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत इस टॉपिक में दिया हुआ है, मेवाड़ दिया हुआ है, रणथंभौर दिया हुआ है, जालोर, राजस्थान एंड मुगल्स। तो ये आपको देखिए बेसिकली आपको गुर्जर प्रतिहार ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो जैसे गुर्जर प्रतिहार के राजवंशों की जहाँ जहाँ स्थापना हुई है वो आपको पढ़नी है। फिर चौहान जो हैं वो आपको जालोर में मिलेंगे, रणथंभौर में मिलेंगे, अजमेर में मिलेंगे। हालांकि इनमें कनेक्टिविटी है, लेकिन क्लैरिफाई जो किया हुआ है वो अजमेर के चौहान किए हुए हैं। इन सब की देखिए यहाँ ये चीज़ है, दिल्ली सल्तनत के साथ, मुगलों से पहले तुर्कों के साथ प्रतिहारों और अजमेर के चौहानों की रिलेशनशिप पढ़नी है, बाकी उस टाइम की हिस्ट्री को आपको ड्रॉप करना है। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ मेवाड़, रणथंभौर, जालोर इनका संबंध जो है, ये रणथंभौर जालोर का भी है इसके साथ, दिल्ली सल्तनत के साथ। फिर मुगलों के साथ संबंध देखिए आप, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह ऑफ अजमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो ये आप जब इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो इन सारे शासकों को आप केवल मुगलों से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। देखिए ये सिलेबस जो डिजाइन किया जाता है वो आपके मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर की ओर आपके दिमाग को ऑटोमेटिक ले जाएगा। तो यहाँ सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़ना है। फिर जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हिस्ट्री में जिनको करंट अफेयर से जोड़ के आपको देखना है। फिर देखिए आगे आपके सामने दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। तो राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में आपको 3 मेजर टॉपिक जो देखने हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के जो केंद्र बिंदु थे, जैसे आहुआ को आप पढ़ते हो, कोटा को आप पढ़ते हो, टोंग को आप पढ़ते हो। तो ये कुछ पॉपुलर जो 5-6 स्थान हैं इस क्रांति से जुड़े हुए वो देखेंगे। फिर पॉलिटिकल अवेकिंग, राजनीतिक जागरूकता में बेसिकली अपन प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन करते हैं, तो उसको आपको देखना है। फिर इसमें पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, किसान और जो जनजातीय आंदोलन है, जैसे कहीं मेऊ ने विद्रोह किए हैं, कहीं भीलू ने विद्रोह किए हैं, तो ये विद्रोह जो है वो आपको पढ़ने हैं। अब देखिए ये एक टॉपिक ऐसा है, 1857 की क्रांति है, पॉलिटिकल अवेकिंग है, प्रजामंडल मूवमेंट है, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट है। पिछले कुछ टाइम से यहाँ से कई बार ऐसा सवाल आता है जो हमें किसी किताब में एग्जाम से पहले नज़र नहीं आता। तो ये सवाल जो है वो नई नई जो रिसर्च होती है, इनोवेशंस होते हैं, उनसे सामने आते हैं। तो जनरली ये हमारे पास जो सिलेबस में बुक्स पढ़ाई जाती हैं या गाइड्स पढ़ाई जाती हैं उनमें नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? जो लेटेस्ट इश्यू वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, जो आपको कहीं किताब में नहीं मिलता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर को आपको डेली फोकस करना है। फिर इसमें देखिए इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये फिक्स सवाल है। राजस्थान की प्रत्येक भर्ती परीक्षा में एकीकरण के ऊपर फिक्स सवाल है। ये सवाल रटने वाला सा है, करीब करीब टाइम जो है वो
इसमें फैक्ट पूछा जाता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ से कोटेशंस बन के आने लग गए हैं, कथन बन के आने लग गए हैं। तो इसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन आपको करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जहाँ अपने को कन्फर्म हो जाता है कि इस हेडिंग से सवाल आना ही है, तो उसको अपने को डेप्थ में जाके पढ़ लेना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान जो है, यहाँ से फिक्स सवाल है, 1857 की क्रांति से फिक्स सवाल है, प्रजामंडल मूवमेंट से फिक्स सवाल है, पीजेंट मूवमेंट से फिक्स सवाल है। तो पीजेंट मूवमेंट में जो सवाल आ रहा है वो कई बार टिपिकल भी आ जाता है, लेकिन जो अपने पास लिटरेचर है उसको अपने को ठीक से अध्ययन करना चाहिए। फिर देखिए, ये लोक देवता, देवी, संत और स्थापत्य कला, जिसमें मंदिर, दुर्ग, महल, ये सब है। एक ये पेंटिंग स्कूल्स है। तो ये राजस्थान का जो अध्ययन है उसमें से वो सारी हेडिंग्स हैं जिनमें से हमेशा एक सवाल आता है। तो यहाँ से आपको वैसे विशेष अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार दुर्भाग्यवश इर्द गिर्द कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। ऐसे सवाल के ऊपर अपने को रिस्क लेना भी नहीं चाहिए जो अपने को किताब में नहीं मिलता है। फिर आगे ये मेंटल एबिलिटी है। इस मामले में मैं आपको, देखो, मेरी तरफ से ये परामर्श देना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स का रीजनिंग और मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो कमज़ोर होता है, तो उनके लिए मेरी ये राय रहेगी कि वो बाकी जो पोर्शन है उनसे इसको कवरेज दें। यदि रीजनिंग और मैथ्स में वो अपने आप को बहुत कमज़ोर पाते हैं तो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी रीजनिंग है उनका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक ठाक है, तो यहाँ से सवाल जो है वो कैसे निकालेंगे आप? तो अगर मैथ्स किसी का कमज़ोर है तो आप पीछे के पेपर्स उठाएंगे। आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स हैं उनमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमेशा से फिक्स हैं। जैसे आप इसमें ये दिया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई है, तो मैंने काफ़ी बार नोट किया गया है कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनका पारस्परिक संबंध पूछते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको रटना है। अगर 50% गुंजाइश है यहाँ से सवाल के आने की, तो एक छोटा सा फॉर्मूला 3 वर्ड का ध्यान में रखने से यदि आपका सवाल सही हो सकता है। तो यहाँ इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से देख लें। फिर जैसे डाटा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें पाई डायग्राम है, और पाई डायग्राम के साथ जो कॉलम या जिसको अपन दंड डायरेक्ट बोलते हैं, उसके ऊपर भी सवाल बहुत इजी आते हैं। तो अगर पूरा मैथमेटिकल पोर्शन आपसे कवर नहीं हो रहा है तो जहाँ जहाँ से बार बार सवाल आ रहे हैं और बहुत इजी सवाल आ रहे हैं, देखते ही 5 मिनट में सवाल का जो ट्रेंड है वो समझ में आ रहा है, तो ऐसे सवालों को कोई स्टूडेंट नहीं छोड़े। कहने का मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स से पूरी तरह से दूर नहीं भागना है। आधे 50% सवाल इस पोर्शन से ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। फिर हिंदी के बारे में देखिए, मैं ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, फिर भी यहाँ ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी होती है, प्रशासनिक शब्दावली होती है, इसमें से एक सवाल आता है। तो हिंदी का वर्ड देके इंग्लिश दिया हुआ हो सकता है और इंग्लिश का वर्ड देके आपसे हिंदी पूछा जा सकता है। आपको पढ़ना इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी ही है, प्रशासनिक शब्दावली ही पढ़नी है। जैसे टेंडर है, नोटिस है, इस तरह के सवाल आते हैं, या फिर एजेंडा है। तो जो टेक्निकल शब्द प्रशासन के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं, मुश्किल से 50-60 वर्ड हैं, तो ये 50-60 मीनिंग हिंदी और अंग्रेजी में आप रट लो, एक सवाल इजी गोइंग यहाँ से निकल जाएगा, ये इजी है। फिर आगे देखिए, इंग्लिश में सेम चीज़ें, इंग्लिश और हिंदी का ये एक सवाल तो कॉमन ही है। तीसरा जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, करंट अफेयर्स दिया हुआ है। अब देखो, करंट अफेयर्स के मामले में 2 तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। यदि आपकी लंबी तैयारी है या आपके पास बहुत बड़ा वक्त पड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी सवाल बनते हैं, पुरस्कार देने वाली संस्था कब देती है, या यूं कह सकते हो कि ये जो करंट अफेयर है ये भी आप 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे एक होता है पेरियोडिकल करंट अफेयर होता है। पेरियोडिकल करंट अफेयर का मतलब है कि उसका जनरेट होने का टाइम फिक्स है। जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो बजट की पूर्व संध्या पर इकोनॉमिक सर्वे रिलीज की जाती है। तो आर्थिक समीक्षा से अमूमन 4 सवाल हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के कोटे से पूरे करें, चाहे वो करंट अफेयर के कोटे से पूरे करें, कैसे भी करें। तो आर्थिक समीक्षा जो है वो एक पेरियोडिकल करंट अफेयर है अपने लिए। इसके अलावा जैसे कोई नोबेल पुरस्कार की अपन बात करते हैं,
या फिर पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं, इनका फिक्स डेट है। तो जो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बनने वाला करंट अफेयर है उसको आप फिक्स टाइम के ऊपर देखें। और इसके अलावा कभी कभार ये भी हो जाता है कि सडन कोई चीज़ इवेंट हो जाती है, तो उसमें आपको घटना स्थल के बारे में देखना है और उसका सब्जेक्ट देखना, जैसे किसी स्थान पर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है या फिर किसी स्थान के ऊपर कोई बड़ा इनोवेशन हो गया या सडन कोई तकनीकी डिस्कवरी या कोई आविष्कार हो गया, तो ऐसे सवाल जो हैं वो नॉन पेरियोडिकल होते हैं, जो मतलब यकायक अपने सामने आ जाते हैं। तो हमेशा आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो पेरियोडिकल जो करंट अफेयर है उसको आप नियमित तैयार रखें, फिर 150 सवाल जो नॉन पेरियोडिकल होते हैं उनको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। जैसे फिर जनरल साइंस के बारे में है, तो जनरल साइंस में देखो कुछ गाइड्स मैंने देखी हैं, उनमें पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है। देखिए इसमें आपसे केवल और केवल प्रैक्टिकल चीज़ पूछी जाएगी। प्रैक्टिकल चीज़ का मतलब ये है कि साइंस का जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसका अपने दैनिक लाइफ में क्या उपयोग है। तो जो व्यवहारिक या जो एप्लीकेशंस हैं अपने लाइफ में साइंस में, वो आपको देखनी है। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से कुछ भी नहीं देखना है आपको। जैसे मान लो कि कोई भी सवाल अपने सामने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कोई बॉडी ऑर्गन का नाम दे दिया, तो बॉडी ऑर्गन का नाम दे दिया तो उसकी स्ट्रक्चर या उसकी फिजियोलॉजी से अपने को कोई मतलब नहीं है। व्यवहारिक जीवन में या आम लाइफ में उसकी क्या यूटिलिटी है, उसका क्या योगदान है, उसके बारे में आपको देखना है। तो जनरल साइंस को बिल्कुल प्रैक्टिकली बना के आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में ज्योग्राफी जो है, इसमें ये बीच में इंडियन पॉलिटी है। तो देखिए इंडियन पॉलिटी में आप ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा कैसे है? जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछले कुछ समय से ये एक तरह से हम भारत के संविधान की विशेषताएं नियमित रूप से पढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको गाइडलाइन करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ोगे। या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि पूरी गाइड पढ़ी है, पूरी किताबें पढ़ी हैं, फिर भी सवाल गलत हो रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमने ग्रेजुएशन लेवल पे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि भारत एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। कुछ राइटर इसे एकात्मक कम और संघात्मक ज़्यादा मानते हैं, कुछ संघात्मक ज़्यादा और एकात्मक कम मानते हैं। लेकिन ये आप देखें इंडियन पॉलिटी और ये हेडिंग्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्योरली लॉ है और उसमें इफ एंड बट का कोई मुद्दा होता ही नहीं है। इसका मतलब है तो हार्ड एंड फास्ट है। तो इन विशेषताओं को जब आप पढ़ते हो तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुली फेडरल मान के पढ़ेंगे। तो मैं मेरी तरफ से 4 बातें आपको बता रहा हूँ इसमें। जैसे पहली हेडिंग में 4 शब्द आप ध्यान में रखोगे तो सवाल निकल जाएगा। संघात्मक संविधान वो होता है, देखिए, जो लिखित हो, लिखित संविधान, तो भारत का संविधान लिखित है। दूसरा शक्ति पृथक्करण, जिसमें शासन की विषयों का बंटवारा है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शासन के विषयों का बंटवारा है। तीसरा, इसमें आप देखेंगे कि न्यायपालिका की संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ये विशेषताएं जिस संविधान में पाई जाती हैं वो संविधान क्या है? संघात्मक है। और ये सारी विशेषताएं किस में है? भारत के संविधान में। तो देखिए भारत का संविधान 100% श्योर एंड प्योर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और संघात्मक संविधान की विशेषताएं आप पढ़ लोगे तो उसके बाद एकात्मक वगैरह का जो मटेरियल दिया हुआ है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। या कई बार कुछ गाइड्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, गुमराह करती हैं कि भारतीय संविधान की ये विशेषताएं संघात्मक है, ये विशेषताएं एकात्मक से संबंधित है। ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड एंड फास्ट क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए आपको इन विशेषताओं का क्लासिफिकेशन फाइनली कंक्लूजन के लिहाज से करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है, कई बार आलोचक ये कहते हैं कि ये विशेषताएं एकात्मक से मैच करती हैं, ये संघात्मक से मैच करती हैं। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। अगर इस तरह से निकालने लग जाएं तो दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं हो सकता। जिस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो भी इस तरीके से अगर एनालाइज किया जाए तो वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको दिमाग में ये रखना है कि भारत का संविधान संघात्मक है। फिर दूसरा, मेरी तरफ से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि 2015 के बाद अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं
जिनकी वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल से भी आगे निकल रहा है। फेडरल से आगे निकलने का मतलब हम किस ओर बढ़ रहे हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, और इसके कई प्रमाण हमारे यहाँ सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, 7 दशक से हम जिस जीएसटी को लागू करने की कोशिश कर रहे थे, वो जीएसटी अपने पूरे देश में लागू होना भारतीय संविधान की सहकारी संघवादिता की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाला है। तो कुछ सिम्टम्स या फीचर्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम जो रिसेंटली दर्ज कर रहे हैं वो सहकारी संघवाद की कड़ी में दर्ज कर रहे हैं। फिर जैसे इंडियन एग्जीक्यूटिव है, इंडियन एग्जीक्यूटिव में अपन सेंटर में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं और स्टेट में अपन गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से चुनिंदा सवाल पूछे जाते हैं, कुछ लेटेस्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो लेजिस्लेचर या विधानमंडल। तो विधानमंडल में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद में अब यहाँ देखिए, इसमें लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप में तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सवाल की पूरी गुंजाइश रहती है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और यदि आवश्यकता है तो किसी राज्य की विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है? मनोनीत किया जाएगा। लेकिन अब इस प्रोविजन को 2020 के बाद में हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये करंट अफेयर है। अब यहां से आपसे गलती कैसे करवा सकते हैं? ये बात करंट अफेयर की है, लेकिन संबंध किससे है? राष्ट्रपति और लेजिस्लेचर से, विधानमंडल से। तो विधानमंडलों में जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत, समुदाय से 2 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति की थी, वो अब नहीं रही है। अब यही कथन दे देते हैं कि लोकसभा में अधिकतम 2 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को है एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो ये बात अगर अपने अंदर पहले से बैठी हुई है तो ये क्या होगा? सवाल गलत होगा। तो कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, तो उन चेंज चीज़ों के बारे में आपको देखना है। दूसरी बात, अभी जैसे लेजिस्लेचर आप पढ़ोगे तो इसका फर्क वहाँ भी पड़ गया। जैसे अपन अपनी लोकसभा में 545 सदस्यों को पढ़ते हैं, तो ये बदलाव यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर में ध्यान में रखना है। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय, यहाँ समुदाय के सदस्य यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब आज की डेट में 100% अपनी लोकसभा में जो सदस्य हैं वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। अब मनोनयन वाला यहाँ से भी निकल गया, राष्ट्रपति की शक्तियों से भी निकल गया। जो अमेंडमेंट किया जाता है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, वो सारे इफेक्ट आपको एक साथ दर्ज करने हैं कि इस जगह से यदि सवाल आता है तो उसकी सेहत पर ये फर्क पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जैसे जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी में वैसे आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुडिशियरी में भी जैसे अपने यहाँ न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति है, उसमें आपने अगर किताब थोड़ी पुरानी पढ़ी है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स हैं पुरानी किताब लेके पढ़ लेते हैं, तो इसमें 99 नंबर का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। उस अमेंडमेंट के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। कुछ समय बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब देखो, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करने का मतलब है हमारी पुरानी कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित वापस जिंदा हो गई है। तो ये चीज जैसे आपको कथन जब दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो संशोधन आपके दिमाग में रहना चाहिए जी, कि 99वें संविधान संशोधन से पहले कॉलेजियम प्रणाली थी और 99वें संविधान संशोधन के बाद कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित करने के बाद वापस कॉलेजियम प्रणाली है वो जिंदा हो गई। तो जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो पर्टिकुलरली कौन सी जगह आपके सवाल को या कथन को प्रभावित कर सकती है या आपसे गलती कहाँ करवा सकती है। कई बार अपन करंट अफेयर में उस चीज़ को पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन टेक्स्ट के कंटेंट में उसका स्पेस अपन ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वहाँ से वो भागदौड़ में गलत हो जाता है। बात अपने को आती है करंट अफेयर में पढ़ना है, लेकिन ऐसे सवाल के साथ उसको अटैच करके आपको पढ़ना है। फिर देखो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी एंड प्रैक्टिस का मतलब है कि हम राजनीतिक सिद्धांतों में क्या पढ़ते हैं और व्यवहार में हम क्या देखते हैं। तो हमारी इसमें जो डेमोक्रेसी से संबंधित चुनौतियां हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ जो चुनौतियां दर्ज कर रहे हैं उन चुनौतियों के बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें हालांकि चांसेस बहुत कम है, फिर भी कई बार क्या होता है कि ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसमें या तो पॉलिटिक्स में कोई नया टर्म आया है, नया टर्म जैसे
एक शब्द कई बार एग्जामिनेशंस में दिया गया, लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग किसको कहते हैं? लॉग रोलिंग राजनीति की उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें हर सत्तारूढ़ पार्टी मैक्सिमम निर्णय अपने पक्ष में लेना चाहती है। जैसे अपने देश में किसी स्टेट में किसी पार्टी का राज है, सेंटर में कभी किसी पार्टी का राज रहा है, कभी किसी का, तो हम लॉग रोलिंग का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अधिकतम अपने फेवर में फैसले लेती है। तो ये अपने लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे गठबंधन सरकारों का दौर है तो गठबंधन सरकारों के ऊपर भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं। जैसे वैसे आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन गठबंधन सरकारों का दौर आया, इससे बड़ा नुकसान क्या है? इससे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे कई पार्टियां गठबंधन करके सरकार तो बना लेती हैं, लेकिन या तो वो अपने बहुमत को कायम नहीं रख पाती हैं, और कायम रख पाती हैं तो उनको ऐसे लोगों को भी कई बार विभाग का मंत्री बनाना पड़ता है जो उस विभाग के लायक नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर जैसे गठबंधन सरकारों के दौर के आने के बाद में बहुत सारे सरकारों में डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो लकवाग्रस्त देखे जा रहे हैं। तो गठबंधन सरकारों का क्या नुकसान हो रहा है ये भी हम इसमें ध्यान में रखेंगे। तो लॉग रोलिंग की प्रवृत्ति है, गठबंधन सरकार है, या फिर जैसे जातिवाद और संप्रदायवाद, ये दो बड़े खतरे हैं अपने राजनीति के लिए। तो इन दोनों के ऊपर भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं। इलेक्शन इन इंडिया, तो देखो इस चैप्टर में इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ोगे, किस इंस्टीट्यूशन के चुनाव जो कितने टाइम में होने चाहिए, अगर बीच में वो संस्था भंग हो जाती है तो उसका जो उपचुनाव वो किन कंडीशंस में ज़रूरी है, किन कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है, ये आप सब जानते हो। अब यहाँ आपसे सवाल जो पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने देश में चुनाव प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं। उन इनोवेशंस के ऊपर कई बार सवाल पूछ लेते हैं। जैसे अपने इलेक्शन से संबंधित जैसे वीवीपैट के बारे में पूछ लिया, या जो वोटिंग मशीन है उसके बारे में पूछ लिया, इसकी जो चुनौतियां हैं उनके बारे में पूछ लिया, या फिर जैसे अभी एक राष्ट्र एक इलेक्शन की अपन बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए राष्ट्रपति के बारे में आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के पावर्स को जब पूछा जाता है तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पावर बांट दिए जाते हैं कई बार। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास परंपरागत हैं लेकिन संविधान में वो बातें लिखी हुई नहीं है। तो जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उनको बांट कर पढ़ेंगे। फिर देखो इलेक्शन एंड इमरजेंसी, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपात उपबंध और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो यहाँ भी आप कई बार क्या होता है कि अपन किसी चीज़ को पढ़ते हैं, यहाँ भागते दौड़ते गलती कैसे करते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चैप्टर में कुछ शब्दों में बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, ये सब क्या है? अलग अलग है। ऐसे ही कई बार राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं। तो शर्तें और योग्यताएं अलग अलग है। ऐसे ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्योग्यता क्या है और अयोग्यता क्या है, तो अयोग्यता और निर्योग्यता ये दोनों भी क्या है? अलग चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को कर रहे होते हो उस समय उस सवाल के पूरे सेंटेंस में आपके लिए एक वर्ड ऐसा होगा जिसको हम कीवर्ड मान सकते हैं। कहने का मतलब उस सवाल के ऑप्शंस में हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, इसके लिए सवाल में एक वर्ड ऐसा होता है जिसमें हिंट दिया हुआ होता है, और उस वर्ड को यदि हम ढंग से पढ़ने में चूक कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो सवाल हमारे हाथ से निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से आपको देखना। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके एट प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, इन सब के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान की ज्योग्राफी, आपके सिलेबस में दी हुई है। तो देखो राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो कई बार किताब को मैं देखता हूं तो वो सारी चीज़ें आपको आपके रिजल्ट को स्पॉइल करने वाली भी हो सकती हैं। तो आप जब तक अपने डेटा को रिफाइंड नहीं करोगे या किसी बुक के ऊपर आश्रित रहोगे तब तक सवाल की पूरी गुंजाइश हाथ से निकलने की है। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो बार बार एग्जामिनेशंस में आता है
कि ऊन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, लंबे टाइम से ये बात सही है और आज भी सही है, लेकिन जब बात परसेंटेज की या मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल मैचिंग की आ जाती है तो हमारी अमूमन गाइडें हमें आज तक 40% ऊन उत्पादन ही पढ़ा रही है, जबकि अभी एट प्रेजेंट राजस्थान में जो भारत का ऊन उत्पादन है वो लगभग 47 पॉइंट समथिंग, मतलब 48% के आसपास प्रोडक्शन है, जबकि मैक्सिमम गाइड्स जो हैं वो अब भी क्या पढ़ा रही हैं, 40% ही पढ़ा रही हैं। तो ऐसा सवाल कई बार बहुत सिंपल, और अपन एग्जाम हॉल में ये सोचते हैं कि ये हमसे चूक हो ही नहीं सकती, 40% है 100%, और हम उसको सही मानते हुए फिर एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद शाम को अपन आंसर की मैच करते हैं तो सवाल अपने हाथ से फिसल जाता है। ऐसे ही कुछ गलतियां हमें पढ़ाई जा रही हैं या गाइड्स में रेगुलर हमें प्रपोज की जा रही हैं, उनसे आपको बचना है। तो ये ऐसे डाटा ज्योग्राफी में आप पहले तो यहाँ ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है, उस ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पहले आप क्या करोगे, पहले आप उनको रिफाइंड करोगे या अपडेट करोगे। इसमें देखिए बाकी चीज़ें सारी हैं। अब जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सवाल पढ़ रहे हो, तो ड्रेनेज सिस्टम पर जो ड्रेनेज सिस्टम में अपन क्या पढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे या तो नदियाँ पढ़ेंगे या पढ़ेंगे अपन नहर। अब नहरी तंत्र में अपन क्या पढ़ते हैं, या तो चंबल फील्ड में पढ़ते हैं या IGNP फील्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में। तो यहाँ देखो आपको ये देखना है कि अगर किसी नदी घाटी क्षेत्र में कोई पर्यावरण से संबंधित या पारिस्थितिकी से संबंधित कोई बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा है तो उस चैलेंज को आप पढ़ोगे। या जैसे सिंचाई ये अपने नहरी परियोजनाएं जो हैं उनमें मैंने आपको बताया कि चंबल के क्षेत्र में नहरों से सिंचाई हो रही है और इधर इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में हो रही है। इन दोनों में चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन दोनों के चैलेंज क्या है, अलग अलग है। तो दोनों से पर्यावरण को उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनको आपको पहचानना है। या फिर कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें प्रदूषण या एनवायरनमेंट से लेकर कई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, तो उनको आपको ट्रेस करना है। फिर इसमें देखिए एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी देखो एग्रीकल्चर की ट्रेंड्स तकनीकी जो है वो तेजी से बदल रही है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नई टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि हम खाद देने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, खाद देने को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और सिंचाई को अपन क्या कहते हैं, इरिगेशन। लेकिन अब यहाँ अपनी सिंचाई और खाद देने की पद्धति एक साथ आ गई, तो इसके लिए एक नया टर्म आ गया फर्टिगेशन। तो ना तो आपको इरिगेशन मिला ना आपको फर्टिलाइजेशन मिला, दोनों को मिलाकर कर दिया फर्टिगेशन। तो ज्योग्राफी में भी कुछ नई टर्म्स आ रही हैं, और विशेष तौर से या फिर जैसे इसका एक बड़ा एग्जांपल दूंगा, डेजर्टिफिकेशन अपने सारे एग्जामिनेशंस में होता है, मरुस्थलीकरण सारी भर्ती परीक्षाओं में होता है। अब हमें वही डेटा पढ़ाया जा रहा है, मरुस्थल का वही आंकड़ा पढ़ाया जा रहा है जो पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण का तेजी से विस्तार हो रहा है, और अपने इधर दिल्ली गुड़गांव वहाँ तक का जो एरिया है वो मरुस्थलीकरण के दायरे में आ गया है। तो मरुस्थलीकरण की समस्या हमारी तेजी से अब भी बढ़ रही है। तो लेटेस्टली जो चेंज आ रहे हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। तो इसमें मरुस्थलीकरण का जो परसेंट है, मरुस्थल का जो परसेंटेज है राजस्थान का, वो तेजी से बढ़ रहा है। तो काफ़ी बार इस सवाल को पूछा गया है कि मरुस्थल का कितना परसेंटेज हिस्सा राजस्थान में है। तो उस डेटा को अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं उन रिपोर्ट्स के आधार पर आप उसको ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आगे आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये एजुकेशन के मैनेजमेंट से संबंधित जो पार्ट है, तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो यहाँ आपको इस से संबंधित जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ ये देखिए बहुत सिंपल सा चैप्टर दिया है आपके सिलेबस में, पहला कि कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कंसेप्ट का मतलब क्या है, मनोविज्ञान की अवधारणा का प्रादुर्भाव से लेकर आज तक की अपन बात करेंगे। तो यहाँ आप कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी बात ध्यान में रखें। देखिए हर सब्जेक्ट मोबिलिटी में होता है, कंसेप्ट उसका बदलता रहता है।
आप मनोविज्ञान में पढ़ते हो कि पहले मनोविज्ञान को हमने किसके रूप में पढ़ा है? मनोविज्ञान को सबसे पहले हमने आत्मा के रूप में पढ़ा है, स्टडी ऑफ सोल के रूप में पढ़ा है। उसके बाद हमने स्टडी ऑफ माइंड या मन के रूप में पढ़ा है। उसके बाद में हमने कॉन्शियसनेस या चेतना का विज्ञान पढ़ा है, फिर उसका व्यवहार का विज्ञान। लेकिन आपकी जो बुक्स है वो यही फुल स्टॉप लगा देती है। अब रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो अब व्यवहार से एक्सपीरियंस की ओर स्लोप ले रही है। हम धीरे धीरे मनोविज्ञान में व्यवहार के धरातल को छोड़कर किसकी ओर बढ़ रहे हैं? थोड़े टाइम बाद में हो सकता है कि मनोविज्ञान को अनुभवों का विज्ञान पढ़ाया जाए। तो इसमें जो बदलाव आ रहे हैं, कंसेप्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग हमने जहाँ से की थी और आज हम उसको क्या मान रहे हैं। फिर ये कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट, ये विकास के जो प्रकार हैं वो स्पेशली अगर आप प्राध्यापक की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इस शब्द को फोकस करना है। एडोलोसेंट या किशोर के ऊपर जो मनोविज्ञान की अवधारणाओं का इम्प्लीकेशन है उसी को आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखो बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो ये 3 जो टाइप हैं लर्निंग के सिद्धांत हैं। तो वैसे तो इसमें सारा आ गया भाई, लर्निंग से जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करके करीब करीब दे दिया है। तो यहाँ आपको जो सब प्रिंसिपल्स हैं उनको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि कौन सा बिहेवियरल कैटेगरी से संबंधित है, कौन सा कॉग्निटिव से संबंधित है, कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट से संबंधित है। फिर देखो कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें देखो ये हमारी सबकी, अब ये जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक्स को बिलोंग करता है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो प्रत्येक जीव का मकसद अपने आप को इस दुनिया में समायोजित करना है। केवल ये ह्यूमन बीइंग की बात नहीं है, सृष्टि का हर जीव अपने आप को क्या रखना चाहता है? समायोजित रखना चाहता है। और आज की डेट में हमारे सबसे बड़े चैलेंज इसी से संबंधित है। और हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो अभ्यास कर रहे हैं वो छद्म अभ्यास हैं, झूठे अभ्यास हैं। तो आपने साइकोलॉजी की किताब में पढ़ा होगा कि जैसे बौना व्यक्ति हाई हील वाले जूते या सैंडल पहनता है, कुरूप जो होता है वो चेहरे पर कॉस्मेटिक का यूज ज़्यादा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, या फिर जो आदमी गंजा हो गया वो हेयर प्लांटेशन करवाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब छद्म अभ्यास है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सारगर्भित रूप में ये मिलेगा कि हमें अगर छद्म अभ्यास हम जो कर रहे हैं वो अंततः हमारे साथ खिलवाड़ी है। इस चैप्टर से आपको ये मिलेगा कि हमें जो झूठे अभ्यास हैं अपने आप को समायोजित करने के लिए वो नहीं करने चाहिए। और हमारे साथ यदि भगवान ने या प्रकृति ने किसी प्रकार का डैमेज खड़ा कर दिया तो उसके साथ हमें कोई दूसरी क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी से हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट को जब आप पढ़ोगे तो देखो मैनेजमेंट की हर लाइन के साथ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सृष्टि में प्रबंधन का कार्य जो वो किसे सौंपा गया है? आदमी को। और आदमी किसे मैनेज करेगा? 2 ही चीज़ों, अगर वन वर्ड में कहें तो मैनेजमेंट की विषय वस्तु रिसोर्सेज है। मैनेजमेंट की विषय वस्तु क्या है? रिसोर्सेज है। हम संसाधनों को प्रबंधित करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। फिर रिसोर्सेज को आप इस पूरे टॉपिक में 2 भागों में बांटोगे। रिसोर्सेज का एक मानवीय संसाधन और दूसरा है भौतिक संसाधन। तो हमें मैनेज किसको करना है? या तो आदमी को करना है या भौतिक संसाधनों को। फिर बात आती है मैनेजमेंट से पहले एजुकेशनल। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में जितने भी मानव संसाधन, जिसमें एक पियोन से लेकर इंस्टीट्यूट का हेड तक है, और इसके अलावा जितने भौतिक संसाधन विद्यालय के पास है, उन सब का अच्छा प्रबंधन कैसे किया जाए, ये इसकी विषय वस्तु है। अब देखिए इस पूरे टॉपिक को पढ़ते वक्त मैं मेरी तरफ से एक ही लाइन आपको बताऊंगा। पूरे टॉपिक के साथ आप ध्यान रखें कि अब तक जितने डॉक्ट्राइन्स या प्रिंसिपल्स हमारे सामने आए हैं प्रबंधन के, उनमें पहले ये माना जाता था कि जो व्यक्ति मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट्स लेके आता है या कम से कम खर्च करके अधिकतम प्रोडक्ट लेकर आता है, वो अच्छा प्रबंधक है।
लेकिन ये अवधारणा तो देखो, ये वो डिवाइडिंग लाइन है जिससे हम मैनेजमेंट के सिद्धांतों को बांटेंगे। जैसे आपने इस पोर्शन में फ्रेडरिक विंसलो टेलर को पढ़ा है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर यही बात कहता है कि कम से कम खर्च में अधिकतम उत्पादन सर्वोत्तम प्रबंधन है। लेकिन अब ये नहीं माना जाता है। जब से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास की अवधारणा पर काम करना शुरू किया है 80 के दशक के बाद में, तो अब ये है कि हम मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों का ऐसा व्यवस्थापन करें कि हम अपना काम निकाल लें और आने वाली पीढ़ियों को भी खतरे में न डालें। इस प्रकार का तो प्रबंधन के सिद्धांतों को आप ट्रेडिशनल सिद्धांत और समावेशी दौर के सिद्धांत दो भागों में बांटकर आप इनको पढ़ेंगे। फिर ये कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं जिनको आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो मेरे ये नीचे इसमें देखो, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस और दिए हुए हैं। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, जिसमें पहला इंस्टीट्यूट SCERT। अब देखो, जैसे बदलाव भी आपको साथ में देखने हैं। SCIERT पढ़ते थे हम इसको पहले, तो इसका नाम बदलकर SCERT कर दिया। BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, IASC डाइट राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो इन संस्थाओं के बारे में आपको देखना है। अब देखिए, इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा, ये जो चीजें हैं, ये यहां वाली, ये देखो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दक्ष, राइज, स्माइल, दीक्षा, दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान। इन हेडिंग्स में कई बार हमारे पास जो मटेरियल है बुक्स में, तो वो मटेरियल हमें सफिशिएंट नज़र नहीं आता। तो ये 4-5 टॉपिक हमारे सिलेबस में जो हैं, इनको आप राजस्थान शिक्षा विभाग के साला दर्पण पोर्टल से तैयार करें। कुछ नहीं है, 2 घंटे में इन सारी चीज़ों को आप साला दर्पण पोर्टल से इनका डिटेल देख लोगे। अब उसमें एक तो ये अपने दिमाग में कंफ्यूज नहीं रहेगा कि हमारा डेटा जो है वो सही है या नहीं है, और दूसरी बात, अगर हमें चैलेंज करना हो, कई बार गलत आंसर भी चेक कर लिया जाता है, तो उसके पास उस संबंध में सरकार की वेबसाइट के ऊपर हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स भी है। तो ये लास्ट वाली जो कुछ हेडिंग्स हैं, उनको आप शिक्षा विभाग के पोर्टल से तैयार करेंगे। गाइड में, क्योंकि किताब छपने के 5 महीने बाद एग्जाम होते हैं, 5 महीने में अगर डेटा चेंज हो गया किसी प्रकार का पोर्टल पे, उससे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये एक एक्ट जो दिया हुआ है 2009 का, ये आप देख ही लोगे। इसमें आप थोड़ा सा एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए, इस अधिनियम में जो शिक्षक छात्रों का अनुपात दिया हुआ है, वो इस अधिनियम में क्या अनुपात अपेक्षित है, और एट प्रेजेंट राजस्थान में शिक्षक छात्रों का अनुपात क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ठीक से देखेंगे। तो ये मेरा एक थोड़ा सा जो अनुभव था, उसको इस सिलेबस के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब अपने इस पॉडकास्ट का जो मुद्दा था, उसके संबंध में हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको मार्गदर्शन के रूप में जो मैंने मेरी लाइफ में अनुभव किए हैं, वो आपके साथ साझा करूंगा मैं। देखिए, लास्ट के दिनों में, लास्ट का दिन किसको मानते हो? कुछ स्टूडेंट्स जो लंबी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महीना 1.5 महीना लास्ट के दिन हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तैयारी ही 3 या 4 महीने करते हैं, तो उनके लिए 10-20 दिन हो सकते हैं। तो लास्ट के दिनों में आपको तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप गाइड को या किताब को रख दीजिए, और सबसे पहले जो एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उसके पीछे के प्रीवियस जो पेपर्स हैं, वो पेपर्स आप देखेंगे, और उनमें भी आपको उत्तर नहीं ढूंढना है। एक बार सुपरफिशियल आप उसको रीड आउट कीजिए, ठीक है, और एक कागज़ के ऊपर उन टॉपिक्स के नाम लिख लीजिए जहाँ जहाँ से बार बार सवाल रिपीट हो रहा है। फिर आप किताब उठाइए, और आपके पास टाइम शॉर्ट है, कुछ नहीं पढ़ना है, चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, जिस चैप्टर की जिस हेडिंग से रेगुलर सवाल आ रहा है, आप अपने नोट से देखें और उस हेडिंग को आप पढ़ लें, और
पढ़ने के साथ उसको टिक करते जाएं। फिर उस टिक करने में भी आपको ध्यान रखना है, अगर एक बार में आपको चीज़ याद रह जाती है तो ऐसी चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको रिपीट की आवश्यकता होती है, तो आप साथ में डायरी में नोट करते जाएं। उनको एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप उनको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं लंबे टाइम से ऐसे नोट करता आया हूँ कि पूरी साल अच्छी तैयारी होती है और एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आती है वैसे वैसे वो डिप्रेशन में आते जाते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी 1-2 एग्ज़ाम में आपके साथ पहले हुआ है तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले धीरे धीरे आप रिलैक्स होते जाएं और आप दिमाग से एक बात निकाल दें कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, चैप्टर्स छूट गए, एग्ज़ाम तक सिलेबस नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दें और एक ही बात दिमाग में बैठा लें कि अब मेरी एग्ज़ाम बढ़िया हो जाएगी, और बिल्कुल दिमाग को कूल रखें। दूसरा ये कि एग्ज़ाम के दिनों में कुछ अपनी सोसाइटी में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशंस होते हैं, अफवाहें फैलती हैं। उन अफवाहों से आप पूर्णतया दूर रहें। अगर आपको अपनी तैयारी के दम पर बहुत अच्छा एग्जामिनेशन देना है तो आप उन अफवाहों से पूरी तरह दूर रहें। और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मेरा ये मानना है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा हट जाएं। सोशल मीडिया से पूर्णतः हट जाएं। केवल इतना ही ध्यान रखें कि आपकी एग्ज़ाम की डेट में या कोई फेरबदल होता है, आपके सेंटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप मूल वेबसाइट पे जाके उसको टैली कर लें। बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनसे आप कांटेक्ट बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल माइंड को कूल रखना है, दिमाग को कॉन्फिडेंस की स्थिति में रखना है कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा और मैं अच्छी तरह से कर लूँगा। ये अभ्यास आपको एग्जाम से, अगर डिप्रेशन में आने की आपकी पुरानी हैबिट है तो एक दिन में नहीं आएगा। आप 10-15 दिन पहले थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाएं तो देखना आपका जो तैयारी है उसका गेटअप ही बदल जाएगा। आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी पहले से जो रिटेन की हुई चीज़ें हैं माइंड में वो अपने आप रिकॉल होने लग जाएंगी। और यदि आप डिप्रेशन में आ रहे हो तो आप रोज़ नया पढ़ रहे हो, वो भी आपके दिमाग से लैप्स होगा और पहले वाला भी लैप्स होगा। तो ऐसी स्थिति से आप बचने की कोशिश करें। दूसरी बात, एग्ज़ाम के दिनों में कई स्टूडेंट डे नाइट पढ़ते रहते हैं। हमारा ब्रेन 2-3 घंटे से ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करने की स्थिति में नहीं होता है। तो जैसे आप 1 घंटे पढ़ लिए, 20 मिनट का ब्रेक कर लिया, ब्रेक में आपने जो पढ़ा है उस पर आप सुपरफिशियल इंटरनली मंथन कर सकते हो। कुछ खा लिया, पी लिया, घूम लिया, फिर 1-1.5 घंटे पढ़ लिए, फिर आधा पौन घंटे रेस्ट कर लिया। अब किताब को छोड़ के आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा मन में आप रिवाइज करें, ताकि अब फिर भी आपके सामने एक कंडीशन हो सकती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न की परीक्षा के लिए कुछ याद करना ही नहीं है। सब कुछ पेपर के ऊपर लिखा हुआ आएगा। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ को सिर्फ समझो और समझी हुई चीज़ को आप तुरंत टिक कर दोगे। फिर याद रख के दिमाग की कैपेसिटी को क्यों खर्च करना है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न के लिए किसी भी चीज़ को रटने की बजाय उसे समझने पर बल दें। ठीक है। नेक्स्ट, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पेपर में अलग अलग सीरीज होती है। तो कई बार क्या होता है कि और पेपर के हार्ड और इजी पोर्शन भी होते हैं, तो किसी सीरीज में हार्ड पोर्शन पहले आ जाता है और इजी पोर्शन है वो बीच में या लास्ट में दिया हुआ होता है। तो शुरू में जैसे 10 सवाल हार्ड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, तो या तो आप उन सवालों को ड्रॉप करके 2 पेज आगे से शुरू कर दें, डिप्रेशन में नहीं आना है, या फिर आप उस पेपर को उल्टे सिरे से सोल्व करना शुरू कर दें। क्योंकि पेपर तो सबका एक जैसा है, लेकिन जिनके स्टार्टिंग के पेजेस में हार्ड सवाल आ गए तो आपको मूड ऑफ नहीं करना है, प्रेशर में नहीं आना है। आपको ये मानना है कि ये तो इस पेपर का पार्ट है, सबके साथ है, तो पहले आप उनके साथ मशक्कत न करें। आप पहले जो इजी पोर्शन है उसको हल करेंगे, फिर उल्टे सिरे से करोगे तो हो सकता है कि तब तक आपका माइंड बैलेंस में आ जाए, तो जो हार्ड है उनको भी आप ठीक से टैकल कर पाओगे। ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास, अब देखो, जिसके सीरीज में पहले हार्ड सवाल हैं उनका इलाज तो पेपर सेटर ने स्टार्टिंग में कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि शुरू के 30-40 सवाल बहुत इजी डाल देते हैं
और तब तक अपना माइंड, अपना हाथ रिदम में आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हार्ड सवाल स्टार्ट हो गए, इजी की तरह हम उनको भी टिक करते जाते हैं। इसका मतलब हम स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंस में के शिकार हो गए और हमें जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर दिया। तो ये तो है जब बैलेंस्ड पेपर होता है जिसमें हार्ड और इजी सवाल सारे होते हैं, उनमें आपको ध्यान रखने वाली बातें। अब देखिए कई बार एग्जाम हॉल में ये होता है कि मुझे कितने सवाल करने चाहिए, तो इस मामले में आप ध्यान रखें अगर पेपर बैलेंस्ड है तो आप सबसे पहले उन सवालों को करेंगे जो आपको 100% आते हैं, फिर आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए और जो आपके सवाल सही हुए हैं उनके अलावा बचे हुए सवाल की नेचर देखनी है आपको। जो सवाल आप नहीं कर पाए, अगर वो सवाल ऐसे चैप्टर से हैं जो अक्सर बार बार आपने भी पढ़े हैं लेकिन आप भूल गए, तब तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। और यदि वो सवाल ऐसे हैं जो आपने कहीं किसी की खूब किताबें पढ़ी और किसी किताब में देखा ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क नहीं उठाना है। नेगेटिव मार्किंग का यही पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। फिर कई लोगों के सवाल दिमाग में ये आता है कि सर रिस्क उठाएं तो कहाँ उठाएं, तो आप बचे हुए सवालों में से जो आपने कंफर्म कर लिए उनकी काउंटिंग कर ली, बचे हुए सवालों में से उन सवालों को छांटो जिनमें आपका डबल माइंड है या आपके पास डबल माइंड ऑप्शन है। कहने का मतलब है कि 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में या तो ऐसे कंफर्म हो कि कंफर्म इन 2 में से ही है, या 2 के बारे में आपका ये विचार आ जाए कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते। तो बचे कितने? 2 ऑप्शन। ऐसे जो अगर डबल ऑप्शन पे आपका कंसंट्रेशन आ जाता है या 2 ऑप्शन को आप उत्तर की लिस्ट से निकाल देते हो, तो सबसे पहले उन सवालों के ऊपर रिस्क उठाना है। यूं नहीं कि जो बचे हुए हैं सब पे रिस्क उठाने लग जाओ। फिर जो डबल कंसंट्रेशन वाले ऑप्शन हैं उनको टिक करके आप काउंट करें, और अगर आपका डिजिट अच्छी सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच जाता है कि काफ़ी सवाल कर लिए, तो ऐसी स्थिति में बचे हुए सवालों को ना छेड़ें। ठीक है, तो यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेशेंस बनाए रखना है और उस सिचुएशन में आपको देखो 2 बातें ध्यान में रखनी है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। परीक्षा हॉल में आप हमेशा ये भाव रखें कि इस हॉल में सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ और मेरे आजू बाजू वाले को कुछ नहीं आता, सबसे ज़्यादा सवाल मुझे आते हैं। 2 घंटे या 3 घंटे की जो एग्ज़ाम होती है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ। यदि इस हॉल से या इस सेंटर से सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले मेरा होगा। दूसरी बात, अगर कोई सवाल नहीं आता है, आपको ये कन्फर्म हो गया कि ये सवाल मुझे आता ही नहीं है, तो आप उस टाइम ये सोच लें कि मुझे नहीं आ रहा तो ये सवाल किसी को नहीं आ रहा। उसके बाद एग्जाम हॉल में आपका कोई अटेम्प्ट खराब नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें जो मैंने एग्जामिनेशंस के बारे में तरह तरह के स्टूडेंट्स को फेस किया, स्टूडेंट्स ने मेरे से कुछ चीज़ें पूछी, ये सारे अनुभव जो है मैंने आपके साथ शेयर किए। अब कोई कटारिया जी का और कोई सवाल या क्वेरी हो तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर। तो आपने जाना कि सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। आपका मेन कंसर्न था कि बचे हुए लगभग 80 दिन आपके पास हैं और इन 80 दिन में सिलेबस को किस नज़र से हम देखें, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें सर ने बताई। आपको मैनेजमेंट का टॉपिक बताते हुए सर ने ये बताया कि एक अच्छा प्रबंधक या एक अच्छा मैनेजर वो है जो कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक आउटपुट ले सके, ज़्यादा उत्पादन ले सके। तो उसी प्रकार से सर ने आपको सिलेबस भी बताया है कि कम से कम समय में, बचे हुए समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और यहाँ तक कि सर ने लास्ट में आपको उन प्रश्नों के बारे में भी बताया जिनमें आपको डाउट है, 2 ही ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, 2 आपको गलत लग रहे हैं, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से सर ने ये भी बताया कि आप वहाँ तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के लगाना है, जैसा सर ने बताया वैसा ही लगाना है। तो सर आपने बहुत कीमती समय आपका दिया, आपके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका ये समय इन सभी छात्रों के काम आएगा और इनकी सफलता में आपका ये योगदान अहम साबित होगा। तो ऐसे ही आप स्काई एजुकेयर में आते रहें और छात्रों का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।